हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 जो आया हुआ है हाल ही में। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारे पॉइंट को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 आया, किस दिन आया, डेट भी आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो डेट आपको याद रखना है 22 जुलाई को। 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे को तैयार कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और अभी करंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2025 में 6.5 से 7% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे में वित्त वर्ष 25 में 6.5 से 7% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि, रियल जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अच्छा, रियल जीडीपी क्या होता है? तो एक आपका होता है रियल जीडीपी और एक आपका होता है नॉमिनल जीडीपी। तो जो रियल जीडीपी होता है इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर पे, और अभी बेस ईयर क्या चल रहा है? 2011-12। जो रियल जीडीपी होता है इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर पे, और बेस ईयर कितना चल रहा है अभी? 2011-12 को लेके चल रहे हैं। और एक होता है नॉमिनल जीडीपी, इसे हम लोग करंट ईयर पे मेजर करते हैं। ठीक है, तो रियल जीडीपी जो होता है इसे बेस ईयर पे कैलकुलेट करते हैं, और बेस ईयर अभी क्या चल रहा है? 2011-12। और एक होता है आपका नॉमिनल जीडीपी, इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर पे। और एक टर्म आता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर। अच्छा, जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है बेसिकली? इट एक्ट एज ए प्राइस इंडेक्स फॉर कस्टमर एंड मेजर्स इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस अप एंड डिफ्लेशन इन प्राइस इन ए गिवन ईयर। जो आपका जीडीपी डिफ्लेटर है एक टूल है, इट एक्ट एज ए प्राइस इंडेक्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो जीडीपी डिफ्लेटर है इट एक्ट एज ए प्राइस इंडेक्स फॉर कस्टमर एंड मेजर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन प्राइस इन ए गिवन ईयर। और एक फॉर्मूला आपका होता है यहाँ पे, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। अब आपका जीडीपी डिफ्लेटर दिया होगा, नॉमिनल जीडीपी दिया होगा, आपसे पूछ लेगा कि रियल जीडीपी क्या होगा, तो बस इस फॉर्मूला का यूज करना है। और एक टर्म आपका होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट सीएडी शॉर्ट में इसे बोलते हैं। क्या होता है? जब किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के आयात का मूल्य उसके निर्यात से अधिक हो तो क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है 2023 में? तो आपका 2.3%। और भारत कौन से इकोनॉमी में आता है? भारत आपका आता है इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। वित्त वर्ष 2024 में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी, जो वित्त वर्ष 2024 की 4 में से 3 तिमाहियों में 8% से अधिक थी। वित्त वर्ष 2024 में जो भारत का रियल जीडीपी है 8.2% बढ़ा, जो वित्त वर्ष 2024 की 4 में से 3 तिमाहियों में से 8% से अधिक थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑन सप्लाई साइड, आपूर्ति पक्ष पर वित्त वर्ष 2024 में सकल मूल्य वर्धित जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड 7.2% बढ़ गया। जो रेड में मैं मेंशन कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बढ़ गया 2011-12 की कीमतों पर। और स्थिर कीमतों पर शुद्ध कर वित्त वर्ष 2024 में 19.1% बढ़ गया। ऑन सप्लाई साइड, वित्त वर्ष 2024 में सकल मूल्य वर्धित जीवीए कितना प्रतिशत बढ़ गया 2011-12 की कीमतों पर? तो 7.2% बढ़ गया। और स्थिर कीमतों पर शुद्ध कर वित्त वर्ष 2024 में 19.1% बढ़ गया। अगले पॉइंट पे आते हैं। प्रशासनिक और मौद्रिक नीतियों के कुशल प्रबंधन के साथ खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन वित्त वर्ष 2023 में 6.7% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में कितना हो गया? 5.4%। प्रशासनिक और मौद्रिक नीतियों के कुशल प्रबंधन के साथ जो रिटेल इन्फ्लेशन है वित्त वर्ष 2023 में कितना था? 6.7%,
जो घटकर वित्त वर्ष 2024 में कितना हो गया 5.4%। अगले पॉइंट पे आते हैं, वित्त वर्ष 2024 के दौरान जो चालू खाता घाटा है, करंट अकाउंट डिफिसिट, अभी मैं बता चुका हूँ, यह सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% था, जो वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.0% के घाटे से सुधार है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान जो करंट अकाउंट डिफिसिट है, यह सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% था, जो वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 2% के घाटे से सुधार है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2024 में पॉलिसी रेपो रेट पर 6.5% की यथास्थिति बरकरार रखी है। विकास को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति को धीरे धीरे अपने लक्ष्य के अनुरूप बनाया गया। तो मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2024 में पॉलिसी रेपो रेट पर कितने प्रतिशत की यथास्थिति बरकरार रखी है? तो 6.5%। नेक्स्ट आते हैं, एचडीएफसी बैंक के साथ एचडीएफसी के विलय के प्रभाव को छोड़कर जो ब्रॉड मनी है M3 में वृद्धि 22 मार्च 2024 को 11.2% थी, जबकि एक साल पहले यह 9% थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। औद्योगिक ऋण वृद्धि, इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ एक साल पहले के 5.2% की तुलना में 8.5% रही। अगले पॉइंट पे आते हैं, भारतीय शेयर बाजार के बाजार पूंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बाजार पूंजीकरण और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात दुनिया में 5वां सबसे बड़ा है। भारतीय शेयर बाजार के बाजार पूंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात कितना है? तो दुनिया में 5वां सबसे बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, भारतीय माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। जो भारतीय माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र है, यह चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। नेक्स्ट पॉइंट है, वित्त वर्ष 2023 में जो खाद्य मुद्रास्फीति है 6.6% थी, और वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 7.5% हो गई। वित्त वर्ष 2023 में जो आपका खाद्य मुद्रास्फीति है ये 6.6% थी, और वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 7.5% हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आरबीआई का अनुमान है कि मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2025 में गिरकर 4.5% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% हो जाएगी। आरबीआई का अनुमान है कि मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2025 में गिरकर 4.5% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, आईएमएफ ने भारत के लिए 2024 में मुद्रास्फीति 4.6% और 2025 में 4.2% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट आते हैं, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में 139 देशों में से भारत की रैंक में 6 स्थानों का सुधार हुआ, जो 2018 में 44वें से 2023 में 38वें स्थान पर पहुंच गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में 139 देशों में से भारत की रैंक में 6 स्थानों का सुधार हुआ, जो 2018 में 44वें से 2023 में 38वें स्थान पर पहुंच गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, भारत वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक निर्यात में बाजार हिस्सेदारी हासिल कर रहा है। जो वैश्विक सामान निर्यात में इसकी हिस्सेदारी फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1.8% थी, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2016 से फाइनेंशियल ईयर 2020 के दौरान यह औसतन 1.7% थी। तो याद क्या रखना है, वैश्विक सामान निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 2024 में 1.8%, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2016 से फाइनेंशियल ईयर 2020 के दौरान यह औसतन 1.7% थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वित्त वर्ष 2024 में भारत का सेवा निर्यात
4.9% बढ़कर 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें वृद्धि मुख्य रूप से आईटी, सॉफ्टवेयर सेवाओं और अन्य व्यावसायिक सेवाओं द्वारा प्रेरित है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का जो सेवा निर्यात है 4.9% बढ़कर 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें वृद्धि मुख्य रूप से आईटी, सॉफ्टवेयर सेवाओं और अन्य व्यावसायिक सेवाओं द्वारा प्रेरित है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, भारत विश्व स्तर पर शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है। 2023 में जो रेमिटेंस आया था 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मील के पत्थर तक पहुंच गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो भारत का विदेशी ऋण है पिछले कुछ वर्षों में टिकाऊ रहा है। मार्च 2024 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले विदेशी ऋण का अनुपात कितना है? 18.7%। तो ये याद रखना है। 31 मई 2024 तक स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 45.4% तक पहुंच गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देश ने अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2019 में कितने प्रतिशत कम कर दिया है? तो 33% कम कर दिया है। देश ने अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2019 में 33% कम कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 2005 और 2019 के बीच भारत की जीडीपी लगभग 7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, इसे शॉर्ट में बोलते हैं CAGR। तो आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, CAGR स्टैंड्स फॉर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। जबकि उत्सर्जन लगभग 4% की CAGR से बढ़ा है। 2005 और 2019 के बीच भारत की जीडीपी लगभग 7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ी है, जबकि उत्सर्जन लगभग 4% की CAGR से बढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, असमानता का सूचक इंडिकेटर ऑफ इनइक्वालिटी गिनी गुणांक देश के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 0.283 से घटकर 0.266 और शहरी क्षेत्र के लिए 0.363 से घटकर 0.314 हो गया है। और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, पिछले 6 वर्षों में भारतीय श्रम बाजार संकेतकों में सुधार हुआ है। 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई है? 3.2% हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए तिमाही शहरी बेरोजगारी दर मार्च 2024 को समाप्त तिमाही में घटकर 6.7% हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 6.8% थी। नेक्स्ट आते हैं, PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 45% से अधिक कार्यबल कृषि में, 11.4% विनिर्माण में, 28.9% सेवा में और 13.0% निर्माण में कार्यरत है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार युवा आयु 15 से 29 वर्ष के बीच बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8% से घटकर 2022-23 में कितनी हो गई है? 10% हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 2029-30 तक गिग वर्कफोर्स का विस्तार 2.35 करोड़ होने की उम्मीद है। अगले पॉइंट पे आते हैं, वित्त वर्ष 2024 में 8.2% की आर्थिक वृद्धि को 9.5% की औद्योगिक विकास दर से समर्थन मिला। वित्त वर्ष 2024 में 8.2% की आर्थिक वृद्धि को 9.5% की औद्योगिक विकास दर से समर्थन मिला है। भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार 50 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के साथ वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। अगले पॉइंट पर आते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, वित्त वर्ष 2022 में वैश्विक बाजार में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी अनुमानित 3.7% है।
अगले पॉइंट पे आते हैं, वैश्विक स्तर पर भारत का सेवा निर्यात 2022 में दुनिया के वाणिज्यिक सेवा निर्यात का 4.4% था। वैश्विक स्तर पर डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2019 में 4.4% से बढ़कर 2023 में कितनी हो गई? 6% हो गई। वैश्विक स्तर पर डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2019 में कितनी थी? 4.4%, और बढ़कर 2023 में कितनी हो गई है? 6% हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, भारतीय ई कॉमर्स उद्योग के 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की रैंक 2014 में 44वें से बढ़कर 2023 में 22वें स्थान पर हो गई है। विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की रैंक 2014 में 44वें से बढ़कर 2023 में कितनी हो गई है? 22वें स्थान पर हो गई है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 2014 और 2023 के बीच 8.5 लाख करोड़ का नया निवेश देखा गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।